नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा। दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे सीएम योगी और देशी निवेशकों को साधने मुंबई जाएंगे सीएम योगी। देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। जीआईएस को लेकर घरेलू रोड शो की कमान संभालेंगे सीएम योगी। यूपी में 10 और 12 फरवरी को होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। 10 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, लक्ष्य बढ़ा दिया गया है और इसी के लिए तैयारियां भी जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, मेहनत और ज्यादा बढ़ा दी गई है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। और 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और इसी के साथ मुंबई में वो बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, निवेश के लिए आकर्षित करेंगे उन्हें और साथ ही साथ घरेलू रोड शो के लिए पूरी जो कमान है वो सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और इसके लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। साथ ही साथ 10 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य रखा गया था, अब उस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। अब उसे 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से और लगातार इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार जो है काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और इसके लिए आज उनका मुंबई दौरा है। मुंबई दौरे के दौरान उनकी यही कोशिश रहेगी कि आमंत्रित किया जाए जीआईएस के लिए उद्योगपतियों को, साथ ही साथ उनसे मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर यह खास दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और आज 2 बजे रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के लिए। तो लक्ष्य को भी बढ़ा दिया गया है। 10 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 10-12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और इस समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि उद्योगपति जो है उसमें शिरकत करें और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं निवेश जो है उसका रास्ता खुले। तो देखिए, पहले किस तरीके से योजना बनाई गई कि विदेश जाएंगे मंत्री, विदेश गए और वहां से निवेश लेकर उत्तर प्रदेश आए और उसके बाद अब जो घरेलू उद्योगपति हैं उनको आकर्षित किया जा रहा है निवेश के लिए और इसी के साथ बड़ी योजना के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं निवेश को बढ़ाने के लिए। आज 2 बजे वो मुंबई के लिए रवाना होंगे, आमंत्रित करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा इनके इस दौरे के दौरान? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जहां पहले विदेश में रोड शो किए गए, उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन भर से ज्यादा मंत्री और करीब 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अफसर बाहर गए थे और लगातार विश्व के विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि थे, वहां के जो निवेशक हैं, वहां के उद्योगपति, वहां के जो वित्त मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई और करीब 7 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन प्रस्तावों को एमओयू को लेकर जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा 2023 का, जो फरवरी में होना है, उसमें एमओयूज होंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार देश में जो है रोड शो करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद मुंबई पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अभी तक अपने मंत्रियों को भेज रहे थे, आज मुख्यमंत्री स्वयं इस कमान को संभालेंगे। और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से लगातार ग्रोन कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है, सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश के स्किल्ड लोग थे जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, उनको एमएसएमई और ओडीओपी के जरिए स्थानीय स्तर पर जिलों में जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का फायदा उत्तर प्रदेश को कैसे मिलेगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो वहां रहते हैं, उनसे भी मुलाकात का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी का निर्माण लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको खुद देख रहे हैं।
जो बैंकर्स हैं, जो विभिन्न फिनटेक डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है। अगर हम बड़े समूहों की बात करें तो चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, महिंद्रा हो, गोदरेज हो, आदित्य बिरला हो या पिरामल इंटरप्राइजेज हो, पार्ले एग्रो हो, ये बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके जो प्रमुख हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का कार्यक्रम है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हो। उसके लिए विदेश के साथ ही जो देसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल स्तर पर काम कर रही हैं उनको भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इनवाइट किया जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद मुंबई पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं उस दौरान इन बहुत सारे विषयों को बात होगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आए। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन विभिन्न समूहों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और कहीं न कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये सभी जो प्रतिनिधि हैं वो उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो संभावनाएं हैं उनको बलवती किया जाए। बिल्कुल एसके, देखिए कहीं ना कहीं निवेश के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया गया है, 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कोशिशें भी ग्राउंड जीरो पर बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जो प्रयास शुरू किया है उसमें उत्तर प्रदेश की किस तरीके से अहम भूमिका हो, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कैसे प्राप्त करे, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि अभी तक करीब 7 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं और ग्राउंड जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है वो अभी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य था 10 लाख करोड़ का उसको बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उस लक्ष्य से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आए, ताकि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ उद्योग बढ़े, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिले और बड़े पैमाने पर जो रोजगार देने की कोशिशें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही हैं वो कहीं न कहीं इस निवेश के जरिए, इस इंडस्ट्रियों के जरिए उनको समायोजित किया जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री आज चूंकि खुद मुंबई पहुंच रहे हैं और वहां विभिन्न विशिष्ट जनों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, उनसे वो जहां मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश का पक्ष रखेंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताएंगे, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति के बारे में बताएंगे। तो इसका कितना फायदा आने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिलता है ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मुख्यमंत्री आज खुद इस पूरे, अगर हम अभियान की बात करें तो आज खुद मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और खुद ही मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि यूपी में प्रवेश कर चुकी है और आज यात्रा का दूसरा दिन है। बागपत से होते हुए शामली पहुंचेगी यात्रा। 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में ही रहेगी। 11 जनवरी को पंजाब में जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी। 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी। 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन करेंगे। तो किस तरीके से समापन होगा भारत जोड़ो यात्रा का, जो कि अलग अलग राज्यों से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुकी है। आज दूसरा दिन है इस यात्रा का और इस दौरान जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जहां समर्थन मिल रहा है लोगों का राहुल गांधी को और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बड़ा संदेश इसके माध्यम से वो देने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रयास से लाभान्वित भी हो रही है कांग्रेस पार्टी, जहां लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बदल रही है। आपको यात्रा का क्या कार्यक्रम वो बताते हैं। 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में ही रहेगी और इसके बाद 11 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी और इसके बाद 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी और 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन करेंगे। तो और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजेश कुमार लगातार मौके पर बने हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा वो कवर कर रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश, देखिए पिछली बार अब बातचीत हुई, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो किस तरीके से जन सैलाबों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि कितनी खुशी है उनको भारत जोड़ो यात्रा की और कहीं ना कहीं इससे बड़ी उम्मीदें हैं इस यात्रा से। अभी की क्या तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं?
बिल्कुल उन्नति, हम तमाम आंखों देखी तस्वीरें जो हैं वो न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की इस वक्त हम बागपत में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये वो जगह है, यहाँ से 50 कदम की दूरी पे राहुल गांधी की जो यात्रा है वो फिलहाल विश्राम कर रही है, रुकी हुई है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के वो यात्रा आगे बढ़ी थी और अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे इसी रास्ते से ये यात्रा जो है वो आगे निकलेगी और हम उसी रास्ते पे अभी खड़े हैं। यहाँ से यात्रा धीरे धीरे आगे जाएगी, उसके बाद आगे एक गुफा वाला मंदिर है, संभावना है कि राहुल गांधी वहां पे दर्शन कर सकते हैं और फिर यह यात्रा आगे बढ़ेगी जो बड़ौद पे रुकेगी और वहां पे एक कार्यक्रम होगा जहां पे राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। देखिए, इस यात्रा के जरिए उन्नति, चूंकि आज उत्तर प्रदेश के बागपत में जहां हम खड़े हैं ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन इस ठंड के मौसम में भी राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो गर्मा चुकी हैं और लोग जो यहां पे थे, हमने जितने भी लोगों से बात की, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर वर्ग के चूंकि लोग जो हैं वो इस यात्रा में पहुंच रहे हैं और सब में उत्साह एक अलग तरीके का दिखाई दिया। किसी में किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी, लोग उत्साहित थे और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे खुलकर। चूंकि अब आरएलडी जो है उसने राहुल गांधी का समर्थन किया है और आज यहां पे आरएलडी के भी तमाम समर्थक, पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहां पे पहुंचे थे, क्योंकि जयंत चौधरी ने साफ कहा था कि राहुल का स्वागत कीजिए, यात्रा का स्वागत कीजिए। तो ये जो किसान बेल्ट है, ये उन्नति पूरा जो इलाका है ये किसान बेल्ट है, जाटलैंड है और यहां की अगर हम बात करें गाजियाबाद, शामली और बागपत, ये 3 लोकसभा और 11 विधानसभा है जिसको ये यात्रा कवर करेगी। इसके जरिए राहुल गांधी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पे कांग्रेस पूरी तरीके से सुस्त है, उसमें जान फूंकने की कोशिश वो कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए कई संदेश दिए जा रहे हैं। हमने देखा राहुल गांधी चूंकि कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई, कश्मीर तक वो जाएंगे, चाहे कर्नाटक की बात हो, राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, जहां जहां ये यात्रा गई है वहां वहां वो काफिला राहुल गांधी का बढ़ता चला जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और आज जो राहुल गांधी 3 महीने पहले थे, आज अगर आप उन राहुल गांधी को देखेंगे या उनसे बात करेंगे तो वो एकदम वो व्यक्ति बदले हुए हैं, उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब वो चले थे तो शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि इस यात्रा का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, लेकिन लोगों का समर्थन मिला, कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग और एक उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और कई ऐसे भी लोग हैं उन्नति, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बातें यहाँ पे लिख रखी हैं कि हम और अपनी अपनी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में छाले पड़ गए और एक ऐसा ही व्यक्ति अभी हमारे साथ है जो पैदल चले काफी किलोमीटर दूर और उन्होंने बताया कि उनके पांव में छाले पड़ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी दिखाएं और इनसे बात करेंगे। आप कहां से आए हैं, कहां से चले हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पांव में छाले पड़ चुके हैं? लोनी से चला हूं, मैं रामपुर में रहता हूं। बेगम नूर बानो के नेतृत्व में रैली निकली थी हमारी और मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी झूठ बोलती नहीं है। तो ये आपका समर्थन है पार्टी? मेरा हाल है और मुझसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन मेरी जान भी अगर चली जाए राहुल गांधी के लिए, ये तो अभी चाले हैं, मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला मेरी जान ले ले इसके लिए, क्योंकि ये एक तपस्या मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में, ऐसी तपस्या। ये आने वाला प्रधानमंत्री है और अब मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 के चुनाव के अंदर अगर मोदी जी को लड़ना है ना तो वो एक दिन टी शर्ट पहने और टी शर्ट पहन के 25 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ टहल के दिखाएं, 24 का इलेक्शन हम उन्हें दे देंगे। ऐसी देखिए, ये हैं जिनकी अपनी भावनाएं हैं, अब एक समर्पण है और अपना एक जो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस व्यक्ति के पैरों में छाले पड़ चुके हैं और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए मैं पूरा समर्पित हूँ राहुल गांधी के लिए, जो करना पड़े वो हम करेंगे। देखिए तमाम लोग भी हैं, आप थोड़ा नीचे की आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, क्योंकि सड़क के दूसरी तरफ कोई नुकसान ना हो, इस तरफ आ जाइए। तो बहुत सारे लोग हैं और एक बुजुर्ग बाबा भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस यात्रा के दौरान, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम, इस यात्रा में कब से हैं? मेरा नाम है नानक बाबा बनवारी और गूगल तक फेमस हूँ। अब मैं 2 बात कहूँगा बस, शांति से सुनने की बात है। राहुल के बारे में कहूँगा कि एक संत नदी में स्नान कर रहे तो बीछू डूब रहो, घबरा रहो। संत का स्वभाव आया कि उसने उसे ऊपर को उठाया, जब ऊपर को उठाया वहां डंक मार दिया। संत ने जब कष्ट हुआ उसे छोड़ दिया, जैसे ही वो गिरा फिर छटपटाने लगा, संत ने उसे फिर उठाया, उसने डंक मार दिया। वहां कोई मोबार खड़े हो के बाबा ये बीछू है, डंक मारेगो कि तो भैया की मर रो है, मरने पर ना छोड़ रो, अपने स्वभाव है। वान की बाबा की बीछू है, कि तो भैया
जबकि मरने पर ना छोड़ रहा अपने स्वभाव है, तो मैं तो जिंदा हूं, कष्ट ही तो है, मैं अपने स्वभाव है कैसे छोड़ दूंगा। मेरा स्वभाव है दया, वो संत है मेरा राहुल। कई बार मारा है डंक, एक बार नहीं, एक बार नहीं। अगर दिल की पूछो, मैं हूं कांग्रेसी और कोई पद ना है बेटा मुंह पे, कोई पद नहीं है, एक सच्चा कांग्रेसी हूं। बताऊंगा दूसरी बात भी, वो संत है मेरा राहुल जो बार बार डंक मारने पर भी लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। उसे प्यार है भारतवासियों से, उसे प्यार है देश से, उसे प्यार है अपनी मातृभूमि से, जिसके लिए एक राजा, बेटा मैं वैसे ही ना करो ये देशवासियों, आप भी जानते हो उसके नाना पेरिस में भी गाड़ी उसके हर दरवाजे पर आ जाए जब हम पे लंगोटी ना आई। इतने बड़े राजा हैं वो। दूसरी बात, एक मैं उनके लिए कहूंगा जो कहते हैं कि 70 साल तक कहा करो, मैं 70 साल का हूं, मैं बता रहा हूं कहा करो, सुन लो कहा कियो। हमारा देश बेटा भूखो मरे हो नाज ना हो। सबसे पहले वो हमें सन 51 में जमींदारी प्रथा खत्म करी और किसानों को जमीन दी कांग्रेस ने। राष्ट्रीयकरण किया नेहरू जी ने, उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा जी ने। दूसरी बात, वाकई बाद में जो मैं कह रहा हूं, 70 साल पहले हम पानी निकाले करे बेटा नीचे थे, जब चकबंदी भाई देश ने तरक्की करी, देश के नागरिकों ने तरक्की करी, इंजन लगाए, ट्यूबवेल लगाई, जब 20 किलो पैदा हो एक बीघा में, और आज हम 10 मन बीघा में कर रहे हैं, और हमने अन्न के भंडार भर दिए जो हम भूखे मरे खाए। ये करो हमने 70 साल में। देखिए ये है 70 साल, और ये देखिए 70 साल को लेके कई चीजें होती रही हैं, और आपने इन बाबा को सुना जो देखिए इस तरह की बातें तमाम बुजुर्ग जो हैं जो यहाँ पे आए हैं, हमने उनसे भी, उन्होंने भी कहा। और ये उन्नति उत्साह है इस यात्रा में मौजूद लोगों का, चाहे वो पार्टी के समर्थक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, किसान हो या युवा हो या आम लोग हो। यहाँ पे क्योंकि आपने ज्यादातर सुना होगा, यहाँ आरोप इस तरह के लगते हैं कि रैलियों में पैसे देके लोगों को बुलाया गया। ये वो लोग हैं जो अपने देकर अपने आप आए हैं, ये समर्पण है इनका। और आपने देखा एक वो शख्स जिसके पांव में छाले पड़ गए, और एक ये बुजुर्ग बाबा जो इस कड़कड़ाती ठंड में भी यहाँ पे मौजूद है और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। तो इस यात्रा ने बहुत से संदेश दिए हैं, इस यात्रा ने बहुत सी तस्वीरें दी हैं, और इस यात्रा के अपने आप में कई मायने भी हैं। 24 में क्या परिणाम होगा, कितने वोट मिलेंगे, ये लोग कितना वोट करेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी का काफिला बड़ा होता जा रहा है, वो अपने आप में कई संदेश दे रहा है, और इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। उन्नति बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से बड़ी बात यह है राजेश कि वहां पर लोगों का अब वही कहना है कही, कि मैं सुन तो रहा हूं, चेहरा सलमान दिख रहे खुर्शीद हैं वो साहब राहुल ने गांधी कही, में। मुझे वहां में राम दिखे राहुल में, तो यहाँ पे बीजेपी वाले उफन पड़ी कह जी अपमान कर दियो। मैं कहना चाह रहा हूं तुम अपने बालगण को नाम नारायण रखो, राम रखो, कन्हैया रखो, जब बदनामी ना। और रामायण में लिखी हुई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसको ऐसा ही दिखाई देता है। मोह तो राहुल में 33 करोड़ देवता नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी एक जवाब और दे दूं, एक जवाब। बिल्कुल। देखिए ये लोग हैं, कि राम तो कहा ही जा रहा है, उन्होंने 33 करोड़ स्वरूप भी बता दिए हैं भगवान पैसा जी। ठीक है राजेश, मैं आप इसी बीजेपी तरीके वाला से तुम्हें कैसे पता लगा? बने रहिए और लोगों का जो रिएक्शन है वो लेते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जिनमें उत्साह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। और अब कानपुर से अब खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी। जहां कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी। कन्नौज से कानपुर कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं इरफान सोलंकी। ये बड़ी अपडेट, जहां महाराजपुर से देर रात लाया गया था कन्नौज जेल। रात को जेल में रुकने के बाद आज पहुंचेंगे कानपुर कोर्ट, जहां कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। तो कुछ देर में कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी। कन्नौज से कानपुर कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं इरफान सोलंकी, और इस दौरान कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। महाराजपुर से देर रात लाया गया था कन्नौज जेल। अब रात को जेल में रुकने के बाद आज कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी। तो कोर्ट के बाहर पुलिस भी तैनात है। इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप हैं कि महिला की जमीन उन्होंने कब्जाई, और साथ ही साथ आगजनी का भी मामला उन पर दर्ज है। तो कुछ देर में कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे इरफान सोलंकी, जिनसे हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की जेल के अंदर।
और आज वो कानपुर पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में महाराजपुर से देर रात उन्हें लाया गया था कन्नौज जेल से। रात को जेल में रुकने के बाद आज वो कानपुर कोर्ट पहुंचेंगे। कोर्ट के बाहर अभी बड़ी व्यवस्था की हुई है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। कोर्ट के बाहर भी इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी है और इसके लिए कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं इरफान सोलंकी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी को कानपुर लाया गया है। तो देखिए इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी है। कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं इरफान सोलंकी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। इरफान सोलंकी पर बड़े मामले दर्ज हैं और इसी के साथ साथ महिला की जमीन कब्जाने और उसको आग के हवाले कर देने, आगजनी का मामला भी दर्ज है। और इन तमाम मामलों के चलते घिरे हुए हैं इरफान सोलंकी और इसी के चलते उनकी आज कानपुर कोर्ट में पेशी है। कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात है। इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल कल रात को ही उनको लाया गया है कन्नौज जेल से। रात जेल में बिताने के बाद कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं इरफान सोलंकी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। पेशी में क्या जवाब वो देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई इस दौरान, जहां भारी पुलिस बल तैनात रहा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। रामजी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए इरफान सोलंकी जो है कोर्ट पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मौके से? रामजी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद रामजी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा से प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं इरफान सोलंकी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कोर्ट में पेशी है इरफान सोलंकी की, इसके लिए उनको लाया गया है कन्नौज जेल से। महाराजपुर रुकने के बाद वो सीधा कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट में उनकी पेशी है। कोर्ट के बाहर भी पुलिस बल तैनात है। कोर्ट हमें क्या जवाब वो देते हैं, इस पेशी के दौरान क्या कुछ अहम रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ। रामजी, क्या जानकारी? देखिए इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी है, क्या कुछ अहम होने वाला है, क्या फिलहाल अभी की अपडेट है मौके से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो विधायक है इरफान सोलंकी, उनको आज कानपुर कोर्ट में पेश किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि उन पर एक महिला पर के प्लाट पर कब्जा करने और उन पर आगजनी करने का आरोप लगा था, जिस पर उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद वो फरार हुए थे। जिसके बाद से उन पर उन्होंने कई फर्जी दस्तावेज तैयार करे और फर्जी दस्तावेज बनाकर फरार हुए थे। इन पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कानूनी प्रक्रिया की और शिकंजा कसना चाहा, कई टीम बनाकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो उस दौरान उन पर कई फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड बनाने के मामले सामने आए और उसके बाद वो सभी पीड़ित सामने आने लगे, जिन लोगों ने जो इरफान सोलंकी के दबाव के आगे उन पर कभी कार्रवाई करने के लिए सामने नहीं आए थे। जब उन्होंने तहरीर दी, उन पर लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे। तो इस तरह करीब 13 मुकदमे इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी पर दर्ज हुए, उस पर कार्रवाई लगातार चल रही थी। ऐसे में एक और मामला सामने आया कि जाजमो का एक व्यापारी वकील, उसने एक तहरीर दिया, उसमें साफ बताया कि इरफान सोलंकी ने उस पर रंगदारी मांगी थी और रंगदारी न देने पर उन पर जांच हमारी धमकी थी। इस पूरे मामले की जांच हुई, जांच पर फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ। उस मामले को लेकर के आज जो महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी बंद थे, तो देर रात उनको कन्नौज लाए गए। कन्नौज से कानपुर कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है, जहां पर अकील का जो मामला, जो रंगदारी का मामला है, उसकी सुनवाई होगी। पेशी के दौरान सुनवाई होगी। इसके साथ ही जो उन्होंने 2 फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले पर जो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी जमानत याचिका पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत आज उनकी पेशी होनी है, रंगदारी के मामले में पेशी होनी है और एक अन्य मामले पर भी उनकी पेशी होनी है, और जहां पर उनके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल करी है। अब देखने की बात है कि जब कोर्ट में पेशी होगी, सुनवाई होगी, उस दौरान क्या उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी या उनको जमानत मिलती है कि नहीं, या पेशी के दौरान, देखिए इस पेशी के दौरान क्या कुछ रुख रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अब खबर, जहां बिकरू कांड से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट है। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हर हफ्ते एसएचओ के सामने लगानी होगी हाजिरी। बिकरू कांड में आरोपी थी खुशी दुबे।
सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी की हत्या का ये पूरा मामला था और खुशी दुबे को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हर हफ्ते एसएचओ के सामने हाजिरी लगानी होगी। राम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राम जी देखिए, बिकरू कांड बहुचर्चित रहा कानपुर का। इस पूरे मामले में खुशी दुबे का नाम भी चर्चाओं का विषय बना रहा। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, हालांकि हर हफ्ते हाजिरी देनी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर का चौबेपुर में जो बिकरू कांड हुआ था, जहां पर विकास दुबे जो कुख्यात अपराधी था, उसने अपने साथियों के साथ जब दबिश देने पहुंची सीओ देवेंद्र मिश्रा नेताओं ने टीम पर, तो उन पर छापेमारी की, उन पर फायरिंग की थी। उस फायरिंग के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जब कानपुर पुलिस ने कार्रवाई की, तो कार्रवाई के दौरान जो खुशी दुबे, उसका नाम सामने आया। खुशी दुबे जो अमर दुबे की पत्नी थी, और घटना के दौरान इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था कि साथ छुपाने और विकास दुबे का साथ देने का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर जब खुशी दुबे को जेल भेजा गया, तो उस पूरे मामले में कानपुर में कई ऐसे संगठन थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि खुशी दुबे पर गलत कार्रवाई हुई है, वो नाबालिग है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जब कार्रवाई की गई, तो उस कार्रवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही आदेश हुआ है कि हर हफ्ते उनको चौबेपुर इंस्पेक्टर के सामने हाजिर होना होगा और वहां पर अपने साइन करना होगा। जी बिल्कुल ठीक है, राम जी बने रहिए आप हमारे साथ प्रिया राणा हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई हैं। प्रिया देखिए, खुशी दुबे को जमानत दे दी गई है, किन ग्राउंड्स पर ये जमानत मिली है? हर हफ्ते बताया जा रहा है हाजिरी देनी होगी उनको। प्रिया, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद प्रिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी की हत्या का ये पूरा मामला था, विकास दुबे हत्याकांड कानपुर का ये बहुचर्चित मामला, और इसमें खुशी दुबे का भी नाम सामने आया था। वो आरोपी थी और इसी के चलते उनको जमानत फिलहाल मिल गई है, लेकिन हर हफ्ते एसएचओ के सामने उन्हें हाजिरी लगानी होगी। प्रिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई दिल्ली से। प्रिया देखिए, किन ग्राउंड्स पर जमानत मिली है खुशी दुबे को? जी बिल्कुल, देखिए खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। देखिए 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद थी, लेकिन साफ तौर पर देखिए कोर्ट में ये कहा गया है कि जब भी उनको बुलाया जाएगा तो वो हाजिर होंगी। चाहे हम बात करें एसएचओ की, में इस बात को कहा है कि लगातार देखिए जिस तरीके से वो बंद थी, लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वहाँ पर वो जो है पेश होंगी। देखिए लेकिन अपने आप में देखिए जो ये कांड था, बिकरू कांड, अपने आप में देखिए कितने पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, कितना बड़ा ये मामला था। और देखिए लगातार 2 साल से जो है वो खुशी दुबे बंद थी, लेकिन अब ये तस्वीर सामने आ गई है कि उन्हें जमानत मिली है, लेकिन उन्हें टाइम टू टाइम जैसे कोर्ट बुलाएगा या एसएचओ बुलाएंगे तो उन्हें वहां पर जाना होगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।